सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक कॉइल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लैग करेगा उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि यदि हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास PQRS एक कॉइल है, उसकी लेंथ L, विड्थ B है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? 0। एक बार देख लेते हैं कैसा होता होगा। जैसे यदि हम इस कंडक्टर की बात करें, PS कंडक्टर की, तो इस पर कितना फोर्स ऐड करेगा? F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना होगा? तो कंडक्टर ऐसा रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल 90, तो एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो इसके ऊपर कितना फोर्स होगा इस कंडक्टर के ऊपर? BIL, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फोर्स इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये जो BIL फोर्स है ये इस तरफ लगेगा, BIL। उसी तरीके से इस कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगा, कितना? इस कंडक्टर की लेंथ हम B मान रहे हैं, सो FIB। अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सो 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। उसी तरीके से इस आर्म पर इस तरफ फोर्स होगा, और ये नीचे वाली आर्म पर नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? BIL, और इसका भी होगा BIB। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट एंड हैव अ सेम लाइन ऑफ एक्शन, और एक ही लाइन पर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। उसी तरीके से इन दोनों फोर्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट एंड हैव अ सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो ये भी फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि कोई भी एक करंट लूप है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कुछ इस टाइप, अब हमने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अभी इससे पहले किस तरफ थी? इनवर्ट्स। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रखी है। अब उसमें भी एक लूप रखा हुआ है, एक कंडक्टर, एक कॉइल रखी हुई है, PQRS। अब इस पर फोर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कंडक्टर है SR और PQ, ये किस डायरेक्शन में रखे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, BIL साइन ऑफ थीटा डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। और यदि एंगल 0 है तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो SR कंडक्टर है इस पर फोर्स कितना होगा? 0 फोर्स होगा। ठीक है, उसी तरीके से PQ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और ये कंडक्टर रखा हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180, और यहाँ पर साइन 180 भी कितना होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि हम इन SR और इस PQ कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो फिर हम किस में फोर्स कैलकुलेट करेंगे? इस PS कंडक्टर में। इस PS कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स होगा? BIL, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और करंट कंडक्टर रखा हुआ है ऐसा, तो एंगल है 90, तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स है? BIL। डायरेक्शन फाइंड करेंगे इसकी, सो 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। तो ये जो आर्म है PS, इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स होगा, और वो कितना होगा? BIL। उसी तरीके से इस RQ की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर फोर्स होगा बाहर की तरफ, और अभी भी ये फोर्स कितना होगा? BIL। ठीक है, तो क्या ये दोनों फोर्स भी इक्वल है, अपोजिट है, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? देखिए, कैंसिल करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ BIL, यहाँ पे लग रहा है इस तरफ BIL, दोनों इक्वल अपोजिट और दोनों एक ही लाइन पे लग रहा है, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स कितना है? 0 है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यदि हम इसको टॉप से देखें, टॉप से यदि यहाँ पर हम देखें तो ये एक वायर है ऐसा, और एक फोर्स लग रहा है
अंदर की तरफ और एक लग रहा है बाहर की तरफ। तो क्या ये सेम लाइन पे लग रहे हैं? ये बिल्कुल सेम लाइन पे नहीं लग रहे हैं। देखो इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था, ऊपर की तरफ FIB, ऊपर की तरफ BIB, नीचे की तरफ BIB, नेट फोर्स 0, इस तरफ भी नेट फोर्स 0, इस तरफ भी BIB, BIL, इस तरफ BIL, तो नेट फोर्स कितना हो गया था 0, क्योंकि वो सेम लाइन पर थे। अभी फोर्स कैसा लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ बाहर की तरफ और दूसरा लग रहा है अंदर की तरफ, ये ऐसा फोर्स। ये मेरी फिंगर्स देखें, ये मार्कर देखें, ये मार्कर की डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो एक फोर्स बाहर और एक फोर्स अंदर, तो क्या दोनों एक ही लाइन पर हैं? नहीं है। तो क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ये कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है। सो दैट कपल ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स को? टॉर्क, ठीक है। सो ये जो कपल ऑफ फोर्स है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, यदि हम इसको टॉप व्यू से देखें तो ये SR कंडक्टर, ये ऐसा लेंथ हमने बना ली, एक फोर्स बाहर की तरफ BIL, दूसरा फोर्स अंदर की तरफ BIL, और ये जो डिस्टेंस होगी इस वायर की वो कितनी होगी? B होगी, तो ये होगी B डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दे फॉर्म अ टॉर्क, ठीक है, दे क्रिएट अ टॉर्क। और टॉर्क कितना होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। सो टॉर्क इक्वल्स टू BIL एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स की लाइन को देखो और इस फोर्स की लाइन को यदि हम देखें तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? B है। सो ये आ गया B, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया? टॉर्क। एक यहाँ पे स्टेप हम और बढ़ा सकते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? BIA, ठीक है। ये टॉर्क क्या कर रहा है? इस कॉइल को रोटेट करेगा। देखिए इस तरीके से, यदि ये कॉइल है और इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, तो ये क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे। जैसे ही ये कॉइल को रोटेट करेंगे तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है। अभी एंगल कितना था? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? क्लॉकवाइज, तो हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? परपेंडिकुलर इनवर्ट्स, मतलब अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल क्या था? 90। तो हमने इस केस में बात की जब एंगल कितना है? 90 है। अब यहाँ पर बात करेंगे, जब ये कॉइल रोटेट हुई तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, वो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। जब कॉइल रोटेट हो गई तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्योंकि हमें बाहर तरफ बनाना है इसलिए हमने करंट मान लिया क्लॉकवाइज। तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? बाहर की तरफ। हम ये मान लेते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इसकी लेंथ हमने कितनी मानी है? L। विड्थ कितनी है इसकी? B। तो अब इस कंडक्टर पर, ये वाला जो कंडक्टर है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? ऊपर की तरफ 1 हम मान लेते हैं, और इसमें होगा नीचे की तरफ F2, और इनकी लाइन सेम ही होगी। ये दोनों फोर्स सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब इस PS पर एक फोर्स बाहर की तरफ BIL और एक फोर्स अंदर की तरफ BIL है, अभी जैसा पिछले केस में था। यदि हमें इस केस में टॉर्क कैलकुलेट करना है तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे? BIL इंटू B, क्योंकि अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब हम इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते,
मतलब टॉर्क कैलकुलेट करते समय हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में क्या था, ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी, परपेंडिकुलर थी। अभी ये क्या डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, अभी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो यदि हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स की लाइन को यहाँ पे आगे पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे, और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो ये कहलाएगी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मान लेते हैं हम एस, ये आर, इसको मान लेते हैं हम टी। ठीक है, तो ये जो एस टी है ये कहलाएगी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमने क्या किया, इस फोर्स की लेंथ को यहाँ तक बढ़ा दिया, इस फोर्स की लाइन को बढ़ा दिया। हम चाहते तो इस फोर्स की लाइन को भी बढ़ा सकते थे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब हमें ये एस टी कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ यदि हम देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये होगी हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल 90 है। ये थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या है 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया सभी को, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये क्या होने वाला है, थीटा है। हमने क्या फाइंड किया, ये एंगल थीटा है, तो क्या हम इससे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल एस क्यू टी की बात करेंगे, तो ये है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, एस टी, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस इज बेस। तो हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी साइन थीटा। अब यदि इस केस में हमें टॉर्क फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सो टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, बी आई एल मल्टीप्लाई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बी आई लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इज कॉल्ड एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये हो गया ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये किसके लिए फॉर्मूला आया हमारे पास, टॉर्क के लिए। और यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो टॉर्क इक्वल्स टू आई बी क्रॉस ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क। क्लियर हुआ सभी को, एक बार हम फिर से करके देखते हैं। इस केस में क्या था, एक फोर्स बाहर की तरफ और दूसरा फोर्स अंदर की तरफ, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी बी। तो टॉर्क कैलकुलेट करना बहुत इजी है, परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मगर जब इसी लाइन को हम टिल्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये अभी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर एंगल है, ये एंगल अब परपेंडिकुलर नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। हम मान लेते हैं वो एंगल कितना हो गया, थीटा हुआ। इस केस में क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती, नहीं होगी। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया और फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, टॉर्क कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, बी आई ए साइन ऑफ थीटा, और उसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज एन, यदि इस कॉइल में एन टर्न्स होते तब टॉर्क कितना होता, टॉर्क हो जाता एन बी आई ए साइन ऑफ थीटा। हमने क्या किया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमें क्या पता चला, टॉर्क इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ करंट एंड एरिया। एक बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द लूप, ठीक है, या शेप ऑफ द कॉइल, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, मतलब उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सभी शेप की कॉइल के लिए एप्लीकेबल है।
तो इन्हीं पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4.9 अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक कॉइल है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। सो एरिया इज 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.1 इज 0.01 मीटर स्क्वायर and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30 by the direction of a uniform magnetic field of magnitude 0.80 टेस्ला। उस कॉइल में 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है विद एन एंगल 30 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.80 टेस्ला और उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20 है। तो हमें क्या फाइंड करना है टॉर्क, तो बहुत ही इजी है। सो टॉर्क इक्वल्स टू एन बी आई ए साइन ऑफ थीटा। सो सभी कुछ गिवन है हमें, तो वैल्यूज पुट करना है बस। 20 व्हाट इज बी 0.80 व्हाट इज आई 12 एरिया ऑफ द कॉइल इज 0.01 एंड साइन थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन बी एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो हमें कितना दिया हुआ है 30। साइन 30 इज 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0.96 एंड द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। सो अवर नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4.13। ठीक है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 30, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 × 10⁻² मीटर। अब हमें उसे सर्कुलर कॉइल का हमें क्या चाहिए होगा एरिया। सो एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3.14, रेडियस इज 8 × 10⁻² और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.0201 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयर इज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला विद एन एंगल ऑफ 60। ओके, then calculate the magnitude of a counter torque that must be applied to prevent the coil from turning। ठीक है, यदि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, किसी एंगल पर रखी हुई है, यदि हम ये मान लें कि यहाँ पर एंगल थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये कॉइल रखी है और इस कॉइल ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। सो द एंगल बिटवीन इज 60। ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क क्या करेगा इस कॉइल को रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमसे ये बोला है कि कितना फोर्स लगाएं कि इसको रोटेट ना कर पाए वो। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। इसको रोटेट ना होने दे, तो जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है उतना ही टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो वो टॉर्क कितना होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज एन बी आई ए साइन ऑफ 60। सो व्हाट इज एन 30, मैग्नेटिक फील्ड इज 1, करंट इज 6, एरिया ऑफ द कॉइल इज 0.0201 एंड साइन एंगल कितना है 60 एंड साइन 60 इज √3/2 और उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.133 न्यूटन मीटर। सो अवर नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 4.24। इसमें कई सारे डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लूप है XYZ प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 3000 गॉस। इसको हम यदि टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे सो 0.3 टेस्ला और ये किस डायरेक्शन में है Z डायरेक्शन में, हर केस में Z डायरेक्शन में है। एक लूप है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इस तरीके से अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में रखी हुई है, अलग अलग प्लेन में रखी हुई है। ठीक है, जिसमें 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द एरिया इज 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है NBIA साइन ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं की है तो BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा। हमें इसमें
एंगल फाइंड करना होगा, किस किस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा टॉर्क, क्योंकि तीनों ही सभी केस में मैग्नेटिक फील्ड, करंट और एरिया तो सेम है, मतलब जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम इन तीन केस की बात करते हैं कि इन केस में क्या होगा। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ करंट से। देखिए राइट हैंड को इस तरफ रखें और फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब हमें बताएगा द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो ये देखें करंट को ऐसा किया, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किस तरफ आई है, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और यहाँ पर ये जो एरिया है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ। इस केस में बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर यहाँ भी क्या है, बाहर की तरफ है। इस केस की बात करेंगे तो ये कॉइल XZ प्लेन में रखी हुई है, तो यहाँ पे करंट होगा ऐसा, ठीक है। सो एरिया वेक्टर होगा अंदर की तरफ, मतलब इस तरफ। यहाँ पर डायरेक्शन को बताने के लिए हम I, J और K कैप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज I? I इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ X, J इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Y एंड K इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z। तो यदि हम इसको देखें, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, बाहर की तरफ प्लस x, दैट मीन्स I, यहाँ भी प्लस x, I, यहाँ पर देखें द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इस तरफ होगी, मतलब ये y है तो ये जाएगा नेगेटिव y, मतलब j है तो माइनस j। तो यहाँ पर ये जो एरिया की डायरेक्शन है वो है माइनस j, ओके। अच्छा इस केस की बात करेंगे हम लोग। इस केस में टॉर्क कितना होगा, सो टॉर्क इक्वल्स टू b, कितना दिया हुआ हमें 0.3 I 12 एंड एरिया इज 50 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड साइन। अब देखें द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ z डायरेक्शन में और एरिया है x डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये हो गया हमारा साइन 90। और ये टॉर्क कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टॉर्क का हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया। अब बात करेंगे हम टॉर्क के डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना हमें, यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें टॉर्क का, सो I, ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है, A क्रॉस B, A क्रॉस B। मतलब पहले हमें किस फिंगर किस तरफ रखना है, एरिया वेक्टर तरफ। यदि हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ है Z में, तो हम इन फिंगर्स को Z डायरेक्शन में मोड़ेंगे। तो ये जो थंब आएगा ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और ये किस तरफ है, ये x, ऊपर की तरफ Z, तो ये हो जाएगा y, मतलब कि y पॉजिटिव y और ये कौन सा y होगा, नेगेटिव y। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ -g, ठीक है। सिमिलर इस केस में बात करेंगे, यहाँ पर देखते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल 90, तो मैग्नीट्यूड तो टॉर्क का सेम ही आएगा। अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, सो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन में, और कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन द सेम -j, ठीक है। तो इस केस में भी टॉर्क कितना होगा 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन भी सेम ही होगी, ठीक है। अब इस केस की बात करेंगे। यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर -y डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90। यदि एंगल 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो अभी भी टॉर्क का कितना है 1.8 इंटू 10⁻², मगर इस बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमें फिंगर्स को रखना होगा नेगेटिव y डायरेक्शन में और कर्ल करना होगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब z डायरेक्शन में। नेगेटिव y एंड z, ये आई डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अंदर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ है x, तो अंदर की तरफ होगा -x, दैट मीन्स इस बार क्या डायरेक्शन हो जाएगी -i, ये होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इसी में अगले केस की बात करेंगे हम लोग। अभी हमने d केस छोड़ रखा है ना, e और f की बात करते हैं। तो अब कॉइल किस प्लेन में, xy प्लेन में। अब इस कॉइल का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा,
तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, मतलब इस बार ये जो एरिया वेक्टर है ये हो जाएगा हमारा z डायरेक्शन में, ठीक है। अब टॉर्क कितना होगा, क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, और टॉर्क कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहती है, उस कॉइल को अपने पैरेलल लाना चाहती है। एक बार कॉइल पैरेलल हो गई, उसके बाद उस पर फोर्स लगना, उसके ऊपर टॉर्क लगना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यदि हम इसको घुमाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वापस उसको पैरेलल लाना चाहेगी, फिर हम इसको रोटेट करेंगे, ये वापस पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, स्टेबल कंडीशन, ओके। अब इस केस में बात करें, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, केवल यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो इस बार ये जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, अब हमें फिंगर्स को किस तरफ कर्ल करना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, ये ऐसा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हो गया इस बार, यदि मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180, और साइन 180 भी कितना होता है 0। तो इस केस में भी टॉर्क कितना है 0 ही है। मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180। मगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तब स्टेबल होती है। यदि हम उसको रोटेट करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पर आएगी। मगर यदि ये इस तरीके से, टॉर्क अभी भी 0 है, मगर इसको यदि हम रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होकर उसके पैरेलल होना चाहेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। इसी के डी पार्ट में ये जो कॉइल है, ठीक है, ये वाई एक्सिस का कितना एंगल बनाया हुआ है 30 एंगल बनाया हुआ है। अब हमें टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है z डायरेक्शन में। तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो यदि हम करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो यदि हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसी को मैं यहां पर भी डिराइव कर रहा हूं, वैसे की वैसा बनाया हुआ है x y z। यहां पर केवल इस कॉइल की एक ही साइड बनाई है P की, ताकि हम एंगल को अच्छे से देख सके। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसको मैं एरिया वेक्टर को यहां ना बनाते हुए यहां पर बना रहा हूं, तो ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड z पर, और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में, x वाले डायरेक्शन में। तो x प्लेन पर है, x प्लेन पर है, तो z एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अभी भी कितना है 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे sin 90 लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी वापस वही आना है, व्हाट इज b 0.3, I is 12, area is 50 into 10 to the power minus 4 sin of 90। sin 90 को लिया हमने क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो z और x के बीच का एंगल 90, sin 90 is 1 and the magnitude of torque is 1.8 10 to the power minus 2 न्यूटन, ठीक है। तो टॉर्क, अब हमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, तो फर्स्ट हमें a को रखना, फिंगर्स को रखना है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क आएगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वो किस डायरेक्शन में आ रही है, a क्रॉस b, ये डायरेक्शन है टॉर्क, ठीक है। यहां पर भी मैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बनाऊं तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यदि ये एंगल 60 है, x और y के बीच में 90, यदि एंगल 30 है, x और y के बीच में कितना एंगल होता है 90 का, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60, ओके। अब यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तालु पर, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा, परपेंडिकुलर है तो तीनों एंगल का सम 180, तो
तो ये इन दोनों ये कितना होना चाहिए 30, तभी तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। यदि ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 30। तो अभी अभी हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है इसके बीच का एंगल कितना होगा 90, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना था, एंगल ऑफ टॉर्क विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में देखेंगे 90 + 30 कितना एंगल बना रहा है 120। यदि इस डायरेक्शन में 120 है तो इस वाले डायरेक्शन में कितना होगा 360 - 120 इज 240। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव साइड लेना है, तो हम क्या बताएंगे कितने एंगल पर टॉर्क होगा 240 डिग्री पर टॉर्क की डायरेक्शन होगी। सो अवर नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल इज 4.25। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितना है 20, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज 10 सेंटीमीटर, प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही परपेंडिकुलर दिया हुआ हमने थीटा = 90 करके और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे ही यदि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यदि हम यहाँ पर कॉइल को रखना है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ उनके बीच का एंगल 90 हुआ, नहीं भाई। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है NIBA sin थीटा, और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो जब हमने कॉइल को परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो एंगल 90 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर यदि कॉइल परपेंडिकुलर है, ध्यान देना कॉइल परपेंडिकुलर है, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। फिर से एक बार, यदि कॉइल परपेंडिकुलर रखी हुई है तो द मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और यदि एंगल 0 है तो टॉर्क कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टोटल फोर्स ऑन अ कॉइल। यदि एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो हमें मालूम है उस पर नेट फोर्स कितना होता है 0। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कॉइल ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर and the density of electron is, the number of electrons per unit volume is 10⁻29 per meter cube। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना होता है, क्या फॉर्मूला है इसका, BQB sin थीटा। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज BQV sin ऑफ थीटा। अब यदि हम देखें इस कॉइल में यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ठीक है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 एंड साइन 90 इज 1। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल्स टू B, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -E। यदि केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिखेंगे E, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ठीक है, फिर करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, I = NEA × VD। तो यहाँ से VD की वैल्यू क्या होगी, I/NEA। तो यहाँ पर VD की वैल्यू हम पुट करेंगे, सो BEINE × A, E से E हो जाएगा कैंसल, सो क्या आएगा फोर्स BI/N × A। ठीक है, अब हमें सभी चीज़ गिवन है, हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज B, B इज 0.1, व्हाट इज I, करंट इज 5 एम्पियर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 10⁻29 एंड व्हाट इज एरिया 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन। ओके,
तो इस क्लास में हम लोगों ने बात की और कौन है करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।